बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि विफाक और पंजाब की मुशावरत आला ओहदों पर तब्दीली का फैसला किया गया है। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी, राव सरदार आईजी पंजाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार में इत्तिफाक हो गया। मामला आज विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। कामरान अली अफजल इस वक्त विफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि राव सरदार सेफ सिटी अथॉरिटी में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपको बताएं कि विफाक और पंजाब की मुशावरत आला ओहदों पर तब्दीली का फैसला किया गया है। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी, राव सरदार आईजी पंजाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार में इत्तिफाक हो गया, जबकि मामला आज विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। कामरान अली अफजल इस वक्त विफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि राव सरदार सेफ सिटी अथॉरिटी में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क्या नए आईजी और चीफ सेक्रेटरी से पंजाब बदल जाएगा? 3 साला दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में थाना कल्चर तब्दील करने के लिए बड़े बड़े दावे किए। साबिक आईजी KPK नासिर खान दुरानी को पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए लाया गया, लेकिन वो बद इंतजामी के बायस बहुत जल्द बददिल होकर चले गए। इसके बाद पुलिस का निजाम जैसे तैसे चलता रहा। थाना कल्चर तो तब्दील ना हुआ। आईजी पंजाब तब्दील होते रहे। पंजाब में कलीम इमाम को आईजी मुकर्रर किया गया। अमजद जावेद सलीमी और मोहम्मद ताहिर को आईजी के ओहदे पर तैनात किया गया। बात ना बनी तो आरिफ नवाज और शुएब दस्तगीर को भी आजमाया गया, लेकिन तब्दीली की लहर मुसलसल चलती रही और इनाम गनी भी आईजी की सीट पर बराजमान हो गए। ताहम वो भी मयार पर पूरा ना उतरे और अब उनकी जगह राव सरदार अली को लाने की बातें गर्दिश में हैं। दूसरी जानिब इंतजामी सतह पर भी मुसलसल तब्दीलियां की गयी। अकबर खान दुरानी और यूसुफ नसीम खोखर चीफ सेक्रेटरी रहे। तीसरे चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान बने। उनके बाद जवाद रफीक मलिक को लाया गया और अब एक बार फिर 5वें चीफ सेक्रेटरी के लिए कामरान अली अफजल का नाम लिया जा रहा है। आईजी पंजाब इनाम गनी को जाते जाते सोशल मीडिया का सहारा। लाहौर गुजरांवाला के हंगामी दौरों की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इनाम गनी पुलिस के बड़े अफसरान पर बरहम, छोटे अफसरान के लिए नरम लहजा। SHO से कहा कि अफसरान से शिकायत है तो बराह रास्त मुझे बताएं। पेट्रोल गाड़ी की मुरम्मत, यूटिलिटी बिल्स के अखराजात भी थानों को बराह रास्त मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब इनाम गनी तबादले की खबरों पर मुतहर्रक हो गए। अवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए सोशल मीडिया पर सरगर्म नजर आए। ट्विटर पर लाहौर और गुजरांवाला दौरे की वीडियोस अपलोड की। बड़े अफसरान की बाजपुरस और छोटे अफसरान की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की। ट्वीट में कहा कि SP से लेकर CCPO तक थाने के अफसरान को बिला वजह शोकाज नोटिस देते हैं। SHOs को अगर बड़े अफसरान मुकदमा से रोकें तो बराह रास्त मुझसे राब्ता करें। अफसरान बिला वजह थानेदारों या छोटे एहलकारों को मुअत्तल या शोकाज नहीं दे सकेंगे। आईजी पंजाब ने इंतजामी हुक्मनामा भी जारी किया, जिसके तहत पेट्रोल, गाड़ी की मुरम्मत, यूटिलिटी बिल्स और दीगर अखराजात के लिए दरकार फंड्स थानों को बराह रास्त जारी किए जाएंगे। मुताल्लिका ब्रांच को जल्द इक़दामात की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब की 20 कंपनियां बंद की गईं, लेकिन पसे पर्दा 11 कंपनियों में अभी तक काम जारी है। साफ पानी कंपनी, फॉरेस्ट कंपनी, तवानाई सेक्टर शामिल। अफसरान चुप चपीते भारी तनख्वाहें समेटने लगे। पंजाब काबीना ने 20 कंपनियों की बंदिश की मंजूरी दी थी। ताहम कंपनियां बंद होने की बजाय अभी भी काम कर रही हैं। कंपनियों में तैनात अफसरान अभी भी भारी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। जराये का कहना है कि साफ पानी कंपनी, फॉरेस्ट कंपनी, तवानाई सेक्टर समेत दीगर कंपनियां ताहाल ऑपरेशनल हैं। वजीर आला पंजाब की जानिब से भी 1 साल कबल ट्वीट किया गया था कि पंजाब में कंपनियां बंद कर दी गई हैं, लेकिन इनमें से 11 कंपनियां मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि कंपनियों की बंदिश के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं। कानून के मुताबिक बंदिश होगी। डायरेक्टर्स के अहकामात और मंजूरी के बगैर कंपनियों की बंदिश नहीं हो सकती। बारिशों का नया स्पेल। 24 घंटों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो अभी से ही हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में बारिश की पेशगोई भी करती है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 67% है और जो हवा है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि जैसा कि महकमा
محکمہ موسمیات نے کل بارش کی پیش گوئی کی ہے اور اسی حوالے سے آج کے روز جو ہے وہ موسم خوشگوار رہنے کے امکانات ہیں۔ جی موسم خوشگوار رہنے کے امکانات ہیں۔ علی اکبر آپ کا بہت شکریہ۔ ہر ادارے میں خسارہ، سرکار کی غلطیاں عوام بھگتنے لگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے پاس جی آئی پائپ کا سٹاک ختم، نئے کنیکشن کے خواہش مندوں سے فیس وصولی کے باوجود پائپ کے 1000 اضافی وصول۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں میٹیریل بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گھریلو کنیکشن کے لیے صارفین پر 1000 روپے کا پائپ خریدنے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ گھریلو صارفین پر ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے باوجود جی آئی پائپ کی خریداری کی مد میں اضافی خرچے کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ نئے کنیکشن کی تنصیب کے لیے 1000 روپے کا جی آئی پائپ صارفین کو خریدنا ہوگا۔ کمپنی ڈیمانڈ نوٹس میں پائپ کی قیمت وصول کرتی ہے، تاہم اس کے باوجود صارفین پر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جعلی تقرر ناموں پر نرسوں کی بھرتیاں، تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری صحت عثمان خالد سربراہ مقرر۔ 5 برس میں بھرتی ہونے والی ہزاروں نرسوں کی چھان پھٹک ہوگی، جبکہ پی آئی سی کوٹ خواجہ سعید ہسپتال سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب میو ہسپتال کی 40 سال پرانی لفٹیں لرزنے لگیں۔ 250 اے سی اپنی مدت پوری کر چکے، جبکہ بجلی کے 4 جنریٹر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ الیکٹرانک کی ایک کے بعد ایک چیز خراب ہونے لگی۔ 22 کروڑ کے فنڈ بھی منظور ہو چکے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ابھی تک 1% بھی جاری نہیں کیا۔ بورڈ آف گورنرز بھی پریشان ہے۔ میو ہسپتال ایم ٹی آئی ایکٹ کے تحت نجکاری کے بعد سنگین مسائل سے دوچار ہو گیا۔ ہسپتال میں بوسیدہ لفٹس، اے سی اور جنریٹرز کی تبدیلی کا منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ میو ہسپتال میں 40 برس پرانی 12 لفٹس کب کی اپنی عمر پوری کر چکی ہیں۔ ان کی جگہ نئی لفٹس لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈور میں نصب 250 سے زائد اے سی اور بجلی کے 4 جنریٹرز بھی ناکارہ ہو چکے ہیں، جنہیں تبدیل کیا جانا تھا۔ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 22 کروڑ لاگت کا تخمینہ تھا، تاہم ہسپتال کی نجکاری کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے درکار فنڈز نہیں دیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ احتساب کی 8 عدالتوں کو جج مل گئے۔ نسیم احمد ورک احتساب عدالت نمبر 2 میں تعینات ہوں گے، جبکہ علی ذوالقرنین ایوان احتساب عدالت نمبر 3 کا چارج سنبھالیں گے۔ ساجد علی عدالت نمبر 5، عزیز اللہ کاہلوں عدالت نمبر 6 کے جج مقرر کیے گئے ہیں۔ 9 ستمبر تک رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے سونامی نے غریب کی بیٹی کا زیور چھین لیا۔ سونے کے زیورات متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی باہر۔ فی تولہ قیمت 1,13,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ صورتحال سے خریدار اور جیولرز دونوں پریشان ہیں۔ سونے کی قیمت میں اضافے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ سراپا بازاروں میں سونا 2000 تولہ مہنگا ہو گیا۔ 24 کے رات سونے کی فی تولہ قیمت 1,13,000 روپے ہو گئی۔ 22 کے رات سونا 1,03,583 روپے اور 21 کے رات سونے کی قیمت 98,875 روپے فی تولہ ہو گئی۔ جیولرز کے مطابق ڈالر کی بڑھتی قیمت سونے کی قیمت میں اضافے کا بڑا سبب ہے، جبکہ زیورات کی تیاری پر اخراجات بھی بڑھ گئے۔ گولڈ ریسائیکل ہو رہا ہے، پرانا سونا جو ہمیں ملا کرتا تھا بڑوں کی طرف سے وہی یوز ہو رہا ہے۔ کاروبار میں تقریباً کتنا فرق پڑا ہے؟ کاروبار میں تقریباً دیکھیں نا، ڈالر چلا گیا 170 کے قریب جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر یہ واپس آ جائے 100 کے قریب، ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، تو پھر یہ میرا خیال ہے سونا 60-65 ہزار بھی ہو جائے گا اور کاروبار بھی اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے، سیل زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت سیل تو سمجھے کہ 70% آف ہوئی ہوئی سیل۔ زیورات کی خریداری کے لیے آنے والے اکا دکا شہری قیمتوں میں اضافے پر پریشان دکھائی دیے۔ سونا خریدنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، جس کی 50-60 ہزار روپیہ تنخواہ ہے وہ تو اس کو خرید ہی نہیں سکتے۔ اب ہر چیز تو ہمارے پہنچ سے دور ہوگی۔ اگر جو مزدوری کرنے والا ہے یا 2000 روپیہ کمانے والا ہے، وہ بچوں کو کھلائے گا یا سونا خریدے گا۔ گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ دوسری اشیاء نہیں پوری ہو رہی، ان چیزوں میں بھی ریٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں، نہ ڈالر اسٹیبل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار حضرات کہتے ہیں سونے میں کافی ریٹ بڑھ گیا ہے۔ تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ کے ریٹ کو بھی اسٹیبل کرنے کے لیے ڈالر کے ریٹ کو اسٹیبل کرنا بہت ضروری ہے۔ گولڈ ڈیلرز کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ صورتحال برقرار رہی تو سونے کے نرخ مزید بڑھ جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اجلاس ہوا۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے صدارت کی۔ بورڈ اراکین گوہر اعجاز پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر معروف عزیز، ڈاکٹر اسد ظہیر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ 1,63 کروڑ کا بجٹ منظور کیا گیا۔ اسکالرشپس اور دیگر وظائف کے لیے 3,22 کروڑ مختص۔
साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जलानी की ज़ेर सदारत UHS के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में बोर्ड अरकान गौहर इजाज, वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मारूफ अजीज, रजिस्ट्रार डॉक्टर असद जहीर, महकमा खजाना और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के नुमाइंदे शरीक हुए, जबकि प्रोफेसर सलीमा हाशमी, प्रोफेसर अनवार ए खान और अंदलीब अब्बास ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। खजानची बकी बिन हनीफ ने बजट पेश किया। बजट में UHS सिटी कैंपस के लिए 1 अरब 6 करोड़ 87 लाख, जिनाह कैंपस काला शाकाकू के लिए 56 करोड़ 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए। रवां साल के दौरान रिसर्च पर 15 करोड़ रुपए, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 22 करोड़ 90 लाख, स्कॉलरशिप्स और दीगर वज़ाइफ के लिए 3 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत दरुस्त समत में गामजन है, अगले इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाएंगे। चुगताई लैब के सरबराह सुहेल उमर चुगताई कहते हैं कि कोरोना की वबा में आवाम को हर मुमकिन सहूलतों के साथ रिलीफ देने की कोशिश की है। गवर्नर हाउस में अखुवत के प्रोग्राम में लाइब्रेरी आपकी दहलीज पर की इफ्तिताही तकरीब हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ने हेल्थ एजुकेशन और मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम किए हैं। मुल्क दरुस्त समत में गामजन है और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। चुगताई लैब के सरबराह सुहेल उमर चुगताई ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान दिन रात काम किया है और आवाम को हर मुमकिन सहूलतों के साथ रिलीफ देने की कोशिश की है। हुकूमत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि लाहौर को 5 जोन्स में तकसीम करके लाइब्रेरी ऑन वेल प्रोग्राम शुरू किया है और जिसमें हर शख्स किताब लेकर पढ़ सकता है। ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की सूबाई वजीर एजाज आलम अगस्टिन से मुलाकात। बैनुल अक़वामी सतह पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर एजाज आलम से पाकिस्तान में कायम ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द ने मुलाकात की। 2 रुकनी वफ्द में पंजाब में नुमाइंदा UK एलेक्स बेलिंगर और पोलिटिकल एडवाइज़र तलाल रजा शामिल थे। मुलाकात में बैनुल अक़वामी सतह पर मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर एजाज आलम ने वफ्द को महकमे की तरफ से लिखी गई किताब वाइट इन फ्लैग तोहफे के तौर पर पेश की। सूबाई वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख साज इक़दाम किए गए। सियासी रहनुमाओं का शोहदा को सलाम अकीदत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और सेनेटर एजाज चौधरी की कैप्टन हाफिज काशान अली शहीद के घर आमद। अहले खाना के साथ इजहार यकजहती और फातह ख्वानी की। कैप्टन काशान अली LOC पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। सियासी रहनुमाओं का शोहदा को सलाम अकीदत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और सेनेटर एजाज चौधरी की कैप्टन हाफिज काशान अली शहीद के घर आमद। अहले खाना के साथ इजहार यकजहती और फातह खानी की। कैप्टन काशान अली LOC पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। यौम दिफा पर सियासी रहनुमाओं ने पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक LOC पर जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हाफिज काशान अली के घर गए और अहले खाना के साथ इजहार यकजहती किया। सिराजुल हक का कहना था कि बहादुर फौज के होते हुए दुश्मन हमारी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता। अमीर जमात इस्लामी ने शहीद के साले सवाब के लिए फातह खानी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी भी कैप्टन हाफिज काशान अली शहीद के घर गए और फातह खानी की। एजाज चौधरी का कहना था कि पाक फौज की बदौलत मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इदारों को मुतनाज़े बनाने के बजाय इन्हें मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ अदारा तो पार्लियामेंट भी एक अदारा है, अदलिया भी एक अदारा है, आपके टैक्सेशन के जो यानी अदारे हैं वो भी अदारा हैं, लेकिन उनकी रेटिंग दुनिया भर के अंदर आप देख लीजिए और पाक फौज की रेटिंग देख लीजिए, आपको ये समझ फर्क आ जाएगा कि बहरहाल वो आज भी पाकिस्तान की हिफाजत के ऊपर मामूर हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। अपनी जान का नजराना देकर वतन की हिफाजत करने वाले शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। कैमरामैन सज्जाद कैमरा उस्मान अलीम सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सेशन अदालत आमद। सेशन जज लाहौर हबीबुल्लाह आमिर से मुलाकात की। अदालतों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने सेशन जज हबीबुल्लाह आमिर से मुलाकात की। सेशन जज लाहौर हबीबुल्लाह आमिर ने सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के अच्छे इक़दाम को सराहा। सिक्योरिटी इंचार्ज मुबशर अवान की तारीफ की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद ने सेशन जज को बताया कि सेशन कोर्ट अहाते में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तयनात है। दीगर मातहत अदालतों में भी सिक्योरिटी को बेहतर किया गया है। इस मौका पर SP सिटी रिजवान तारिक, DSP सुबा खान और सिक्योरिटी इंचार्ज मुबशर एवान भी मौजूद थे। एक साइल ने CCPO लाहौर से अपने मसाइल का जिक्र भी किया।
डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा का एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन का दौरा, कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा ने एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर दौरे के दौरान स्टाफ की हाजिरी को चेक किया और वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वैक्सीन लगाने के अमल का भी जायजा लिया। सेंटर में मौजूद 2 लोगों की शिकायत पर डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा ने फौरी इनके मसले को हल करने की वैक्सीनेशन सेंटर में आने वालों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हदायत की। डीसी लाहौर ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उमर शेर सेंटर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की भी हदायत की। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 में फायरिंग से 6 अफराद के जख्मी होने का मामला, फैक्ट्री एरिया पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नईम बट के साहबजादे मोहम्मद वसीम बट की मुद्दीयत में दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलज़म नामजद और 4 नामालूम शामिल किए गए हैं। नामजद मुलजमान में कामरान, नुमान, उसामा और आसू बट शामिल। फायरिंग का वाक़या इतवार की रात कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया था। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 7 से नून लीग के उम्मीदवार नईम बट पर फायरिंग का मामला, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कातिलाना हमले को हुकूमती साजिश करार दे दिया। जनरल अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। वार्ड 7 से नून लीग के उम्मीदवार नईम बट पर फायरिंग को ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हुकूमती साजिश करार दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जनरल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी भी उनके हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हुक्मरान अपनी हार देख कर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, कारकुनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात का मामला, CCPO गुलाम महमूद डोगर ने तमाम पोलिंग स्टेशंस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी का हुक्म दिया है। SP कैंट के दफ्तर में CCPO की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें SP साइद अजीज़, ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा, कैंट डिवीज़न के SDPOs और SSOs की जानिब से शिरकत की गई। इजलास में CCPO को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया गया। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के वफ्द की सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब वक्कास अहमद से मुलाकात हुई। प्रॉपर्टी टैक्स में हालिया इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 14 सितंबर को एक्साइज ऑफिस के घेराव की कॉल को तर्क करने के लिए 9 सितंबर को दोबारा मुलाकात पर भी इत्तिफाक किया गया। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के यकसा निसाब के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात। पब्लिशर्स का कहना है कि यकसा निसाब के नफाज का फैसला जल्दबाजी में किया गया है, जबकि स्कूलों के नुमाइंदों ने कहा कि 2 साला होमवर्क के बाद पॉलिसी नाफिज करने की ज़रूरत थी। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन का इजलास जावेद पब्लिशर्स हाउस आउटफॉल रोड पर हुआ, जबकि इजलास में फवाज नियाज, अबू जर गफ्फारी, जावेद इकबाल, डॉक्टर नईम खालिद, मोहम्मद आमिर और अहमद उस्मान शाह और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ अदीब जावदानी समेत दीगर पब्लिशर्स की जानिब से शिरकत की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की सालगिरह मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने आइंदा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के नारे लगा दिए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के मरकजी ऑफिस नसीराबाद में हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक परवेज़ थे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून परवेज़ मलिक, सदर वीमेन विंग शाइस्ता परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नून लीगी कारकुनान के हमरा केक काटा। मिसबाह हक और वकार यूनुस के इस्तीफे। PCB नए कोचेज़ की तलाश का अमल आइंदा 2 से 3 रोज़ में शुरू करेगा। PCB आइंदा 2 से 3 रोज़ में हेड कोच और बॉलिंग कोच की तलाश के लिए इश्तिहार जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक बोर्ड हुक्काम ने कौमी टीम के लिए गैर मुल्की हेड कोच की खिदमात हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रखी है। पीटर मोरिस, एंडी फ्लार, डेविड वाटमोर समेत अहम गैर मुल्की कोचेज़ से राबते किए जाएंगे। इश्तिहार में ख्वाहिशमंद कोचेज़ को दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। तरीक़ाकार के मुताबिक PCB कोचिंग के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कोच फाइंडिंग कमेटी तश्कील देगा। इस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कोचेज़ की तायुनाती की जाएगी।
نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے ساتھ ورلڈ ٹی20 کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی ٹیم سے چھٹی ہو گئی، جبکہ آصف علی خوشدل شاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں کہ بہترین دستیاب کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ کپتان بابر اعظم، شاداب خان، آصف علی، اعظم خان، حارث رؤف، عماد وسیم، خوشدل شاہ ٹیم میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی اور سہیب مقصود ٹیم کا حصہ ہیں۔ فخر زمان، شاہنواز دھانی اور عثمان قادر کو ریزرو کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ سرفراز احمد، شعیب ملک، شرجیل خان، وہاب ریاض اور فہیم اشرف جگہ نہ بنا سکے۔ ٹیم کے اعلان کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کے تیر چلا دیے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اعلان کردہ ٹیم پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے پی سی بی تاریخ کی بدترین سلیکشن قرار دے دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ عامر، فخر اور ملک کے بغیر ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں؟ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹیم سلیکشن پر یہاں تک کہہ دیا، جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جا۔ یوم دفاع کے حوالے سے نشتر پارک جمنیزیم میں بیڈمنٹن میچز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر اور چودھری فرغام تور کی جوڑی نے میچ اپنے نام کیا۔ ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر کا کہنا ہے کہ 6 سپتمبر تجدید عہد کا دن ہے۔ یوم دفاع کے حوالے سے نشتر پارک جمنیزیم میں زبیدہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی اور اللہ جانتا ٹرسٹ کے زیر اہتمام بیڈمنٹن میچز کا انعقاد کیا گیا۔ مجموعی طور پر 2 میچز میں سرکاری افسران سمیت دیگر شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ پہلے میچ میں ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر اور چودھری فرغام تور کی جوڑی فاتح قرار پائی، جبکہ انہوں نے سخی سرور اور محمد توقیر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں سابق ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی فاتح رہی۔ میچز کے اختتام پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ الحمرا آرٹس کونسل کے در و دیوار ملی نغموں اور ترانوں سے گونج اٹھے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے موسیقی کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ الحمرا کے اساتذہ اور طلباء نے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ استاد حامد علی خان نے مقبول نغمے پیش کر کے سما باندھ دیا۔ پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مصوری کا مقابلہ بھی ہوا، جس کے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یوم دفاع کی تقریب کے سلسلے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل اعجاز احمد منہاس نے پودا لگایا اور وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کا پیغام دیا۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔